नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हम रोजाना आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जनता से होता है। और हमारा आज का मुद्दा है बिल्डर, बेसमेंट और बाढ़। जी हां, दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ बारिश ने मौसम को खुशनुमा तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस जाने वालों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल ये होता है कि बारिश आती है, मानसून दस्तक देता है, या तो फ्लैश फ्लड्स हो जाती हैं या फिर हर जगह जलभराव नजर आता है। कई इलाकों में जलभराव और साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो हो गई है। रास्ते में ही जब आप ऑफिस जा रहे हैं और उस दौरान सोचिए कि आपकी गाड़ी बंद हो जाए, आपको कितना गुस्सा आएगा। सड़कें समंदर बन जाती हैं, स्विमिंग पूल बन जाती है, रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है, लेकिन ऑफिस जाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। इसकी चपेट में सबसे ज्यादा हाईफाई सोसाइटी आई। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक इको विलेज की सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में कई फीट तक पानी भर गया, सैकड़ों गाड़ियां डूब गई। लोगों की माने तो लाखों रुपए लगातार फ्लैट लेता है, हल्की सी बारिश होती है लेकिन बेसमेंट में पानी भर जाता है। गुड़गांव से भी आपको याद होगा कि आज से एक हफ्ते पहले इसी तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई थी, और वो तस्वीर परेशान करने वाली थी कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एक फ्लैट पर, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, और करोड़ों में है ये फ्लैट्स। और फिर हर साल शायद हजारों और लाखों में उसकी मेंटेनेंस फीस भी दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? मॉनसून में जलभराव। पानी के निकलने की बिल्डर की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि एक बिल्डर एकदम से ही कोई जमीन खरीदता है और वहां पर इतनी बड़ी इमारत बना देता है। उसके पीछे होता है पूरा सिस्टम। चाहे वो IAS ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो पूरा नक्शा पास करते हैं, बकायदा एक सॉइल टेस्ट होता है जिससे उन्हें पूरी पास होती है वो जमीन की हाँ ठीक है, यहाँ पर इतनी बड़ी इमारत जो है वो बन सकती है। नक्शा पास होता है जिसे आप आम भाषा में सुनते भी होंगे। लेकिन आप देखेंगे हर बारिश में परेशानी का सामना जो है वो बिल्डर्स को नहीं, आम लोगों को करना पड़ता है। कमोवेश आप सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या गुड़गांव हो, दिल्ली में भी हम देखते हैं, दिल्ली में तो आम सी बात हो गई है जलभराव की समस्या। उन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई यही है उनका नसीब। बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण लोगों को अपनी गाड़ियों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलते हैं, अगर सोसाइटी में नहीं रहते हैं तो सड़कों पर पानी मिल जाएगा, और अगर सोसाइटी में रहते हैं तो शुरुआत ही बेसमेंट से होगी, जहां पर आपको अपने बेसमेंट में ही स्विमिंग पूल मिल जाएगा। कई लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई, जिससे उनकी गाड़ियों की सीट गीली हो गई। बिल्डर की तरफ से उन्हें धोखा दिया गया। अगर बेसमेंट में पानी नहीं भी भरा तो आपने अभी हाल ही में गुड़गांव की तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर जो इमारत है उसके आसपास पूरा पानी था और जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे थे उनका तो पूरा घर ही डूब गया था। पानी भरने की वजह से सोसाइटी की बिल्डिंग कमजोर हो रही है। आप इसे ऐसे समझिए, यानी 10 माला, 11, 12 इतनी बड़ी बड़ी इमारत है और उसका जो बेस है वो लगातार फ्लडेड है। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी नींव जो है वो कमजोर हो रही है, वीकन हो रही है। इस वजह से लोगों को सुरक्षा का खतरा सता रहा है कि भाई करोड़ों तो इन्वेस्ट कर दिए ये सोच के कि भैया आप गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं तो पास में ही रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अब जिस घर में वो रह रहे हैं वो शायद सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पानी जमा होने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, ऐसे में डेंगू का खतरा। अगर इस पानी की वजह से डेंगू की बीमारी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो प्रशासन जिसने ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ सोचा ही नहीं, या फिर वो IAS ऑफिसर शायद जिसके पास वो बिल्डर आया होगा, या वो बिल्डर खुद जिसने शायद कुछ नक्शा दिखाया होगा, शायद वो नहीं बनाया होगा। और फिर उसके बाद अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, जिसके अरे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, अलग अलग मंत्रालय बने हुए। अरे देखिए अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कि जो शहरी इलाका है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सड़कों पर ही पानी भरा हुआ है तो बिल्डर तो अपनी मनमानी करेंगे ही। गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद के कई इलाकों में ऐसे ही हालात देखने को मिले। सड़कों पर लबालब पानी भर गया। कई कॉलोनियां जो अवैध तरीके से भी बनी होंगी, कई मोहल्ले जो पानी में डूबे हुए नजर आए, लोगों के घरों में पानी भर गया,
बहुमंजिला अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया। गुरुग्राम में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अब दिल्ली से दफ्तर जाते हैं गुड़गांव, रास्ते में ही फंस जाते हैं, गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। वहां से बॉस अलग चिल्ला रहा है, टाइम पर नहीं आए, और यहां पर बारिश में फंसे हुए हैं। क्या करें? अब द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के जलभराव ने गुरुग्राम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। ये बिल्डर अतिक्रमण कर रहे हैं बॉस। अतिक्रमण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ड्रेनेज सिस्टम का कोई नक्शा ही नहीं था। और वहीं आसपास में अगर आप देखेंगे, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, दिल्ली की अगर हम बात करें, एक समय में बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। बेंगलुरु की अगर हम बात करें, डेटा है बकायदा हमारे पास, कितने तालाब होते थे, आज वो तालाब नहीं है। तो ये अतिक्रमण की वजह से जलभराव हो रहा है। अब तक जलभराव के हालात आमतौर पर दिल्ली गुरुग्राम हाईवे या मुख्य सड़कों की ही होती थी, लेकिन इस बारिश ने द्वारका एक्सप्रेसवे को भी अपनी चपेट में ले लिया और ये पूरे भारत के शहरी इलाकों में इस तरीके की परेशानी हो रही है और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। बेसमेंट में पानी है पूरे बेसमेंट में जी, कहीं गाड़ी पार्क नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर। अगर पार्क कर दें तो पता नहीं किसी पाइप का पानी उसके ऊपर टपकता है, कहीं फायर की लाइन का पानी टपकता है, गाड़ी का पेंट भी खराब हो जाता है जी। और बेसमेंट में आप चल नहीं सकते, कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी। और यहाँ पे जो पानी जा रहा है बेसमेंट में, उसमें बेसमेंट के कॉलम भी डैमेज हो चुके हैं, उनमें कंटिन्यूअस पानी रिस के बहुत बुरा हाल कॉलमों का है। नोएडा अथॉरिटी ने अभी पीछे 18 जून को स्ट्रक्चर ऑडिट का आदेश दिया है, बिल्डरों की स्ट्रक्चर ऑडिट कराइए। तो हमें यहाँ अपनी जान का भी खतरा है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कभी भी डैमेज हो सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी जो पिलर है ना, उसमें सीलन के थ्रू पिलर भी कमजोर हो रहा है, तो कभी भी सोसाइटी कोलैप्स कर सकती है, लेट्स गिर सकते हैं। तो यहाँ रहने लायक तो 2 साल के बाद नहीं रह जाएगा। गाड़ी वहाँ पार्क करने लायक नहीं है। एंड पार्क भी अगर कोई कर देता है, इतने चूहे हैं तो तार काट के कभी चले जाते हैं, कुछ न कुछ काट देते हैं, तो मेंटेनेंस कराना पड़ता है गाड़ी को। तो वहाँ पर मोस्टली लोग पार्क ही नहीं करते, बहुत कम लोग पार्क करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम है कि पानी बेसमेंट में घुस जाता है, पार्किंग करने का लायक नहीं होता है। आप देखेंगे ना, यहाँ अगर वीडियो आप दिखाएंगे, ये सारे जो कार है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही पार्क है। आज कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाए, आपका सोसाइटी में कुछ रेसिडेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो आ नहीं सकता क्योंकि लोगों ने पार्किंग करती ही नहीं। तो वहाँ कूड़ा मचा हुआ है, पानी गिरता है, कार का डैमेज होता है, चूहा घुसते, मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो कौन सा प्रॉब्लम के बारे में बातें करें? बेसमेंट में जल भराव से बड़ी सारी दिक्कतें हैं। पहली चीज़ तो आप अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते, आपको ओपन में अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, रस्टिंग वगैरह होती है ओपन में। नीचे अगर जाएँ तो चूहे, कॉकरोचेस और गंदगी इतनी है, सीवर वाटर टाइप आ रहा है, वहाँ पे कीचड़ बना हुआ है, तो वहाँ पे चलना भी मुश्किल है। जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो ये समझ लीजिए आप 8-9 सेंटीमीटर पानी ऐसा बिल्कुल तैरते हुए लगता है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा समस्या है बेसमेंट से रिलेटेड। सर हमें आने जाने में ही बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा ही गाजियाबाद में जितना भी है देखने जा रहा है तो पानी वानी भरा है, सड़कों पे भी आ जाता है पानी, कोई काम वाम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमें आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जबकि हमारे नीचे बेसमेंट में भी पानी बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। रात से बरसात होने के कारण बहुत ज़्यादा ही परेशानी कर रही है। देखो आप जाके नीचे देख सकते हो, बेसमेंट कम से कम 2 फीट पानी भरा हुआ है, नालियाँ बिल्कुल चौक पड़ी हैं, कोई सफाई नहीं हुई है। आप ये पार्किंग भी देख सकते हो, यहाँ भी आप पानी भरा हुआ है, ये बड़ा नाला है, ये आज तक इसमें एक बूंद पानी नहीं गया है। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से कि ये प्रशासन की ही चूक हो सकती है और यही निवेदन करेंगे हम प्रशासन से भी और जिलाधिकारी और बीसी साहब से भी कि इस नाली वाली इनको साफ कराया जाए ताकि जो आम जनता है उनको परेशानी नहीं हो। और चलिए विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले कई सवाल इस मुद्दे पर उठ जाते हैं। एक नजर डालेंगे सवालों पर और विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हल्की सी बारिश क्यों नहीं झेल पाता दिल्ली एनसीआर? क्या कुछ ऐसा गलत हुआ है पिछले कुछ सालों में, इतना विकास नहीं करना था इन एरियाज में कि अब हमें ये भुगतना पड़ रहा है? हर साल क्यों होती है जल निकासी की समस्या? क्या महज ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सवाल जरूर पूछेंगे। सुविधा के नाम पर बिल्डर्स बायर्स को क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या बिल्डर्स धोखा दे रहे हैं या प्रशासन धोखा दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। HSN संचेती हमारे साथ
चीफ टाउन प्लानर जेडीए, और साथ ही हमारे साथ बिपुल मिश्रा वरिष्ठ वकील जुड़ चुके हैं। विष्णुप्रिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, माया सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले HS संचेती जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, क्या ये जो वाटर लॉगिंग हम देख रहे हैं, दिल्ली NCR क्यों, बेंगलुरु का एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी शहरों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्डर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये बहुत बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर आप सही कह रहे हैं कि बरसात हर साल होती है, हर साल हो रही है, हर साल फ्लडिंग आ रहा है। और पर्टिकुलरली जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में बताया वहाँ फ्लडिंग होती है। NCR एरिया पूरा का पूरा जो है, नोएडा और सारा जो है दिल्ली, मेन दिल्ली, NCT, सारे में आप ये देखें कि करीबन करीबन पानी से प्रति वर्ष जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब रही बात ये कि आपने सही कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन का ये पार्ट है पूरा एरिया। नेशनल कैपिटल रीजन में इस पूरे एरिया का प्लान बनना चाहिए था। NCR का प्लान बना है, मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान बनने के बाद जो मास्टर प्लान में प्रोविजन दिए गए कि ड्रेनेज प्लान बने जरूर। आज ये देखें कि आज भी ड्रेनेज प्लान NCR का लो, NCT का लो, नोएडा का लो, आज भी ड्रेनेज प्लान कोई नहीं है। अच्छा, जब भी प्रॉब्लम आती है आप देखें कि पीस मिल टुकड़ों टुकड़ों में उस एरिया का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आज ये मैपिंग आपको मैं बताऊं कि पूरे NCR एरिया में कैसा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कोई मैपिंग नहीं है। नदी, नाले, तालाब, बड़ा तालाब, बड़ी नदी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये दोनों जुड़े हुए हैं। आज भी सॉलिड मैनेजमेंट 20-25 वर्ष के लिए बनाना चाहिए कि कहाँ से तो प्रोडक्शन हो रहा है कचरे का, कहाँ जाना है, कहाँ फेंकना, कहाँ डिस्पोजल करना, ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है। आज भी आप देखें कि प्लानिंग पॉलिसीज एक तरफ रह जाती है, प्लान्स बनते हैं, NCR का भी प्लान बना, मास्टर प्लान भी बना। जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने अपनी एक मैपिंग का जिक्र किया और आप सर टाउन प्लानर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब एक टाउन की प्लानिंग होती है, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 किलोमीटर का एक एरिया है और किसी भी शहर का वो हो सकता है, वहां पर गवर्नमेंट को, प्रशासन को टाउन प्लानिंग करनी है। अब सर वो कैसे प्लानिंग होती है, वो मैपिंग कैसे होती है? अब उस एरिया में तालाब भी है, उस एरिया में ग्रीनरी वाला क्षेत्र भी है, तो वो सर प्लानिंग कैसे होती है कि कहाँ पर आप घर बनाएंगे, कहाँ पर आप इमारत बनाएंगे? सर एक बार ये आप इससे एक्सप्लेन कीजिए। ये मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एरिया का, जैसे आज NCT एरिया है, आपका नोएडा है, आपका गुड़गांव है, ये सारा एरिया NCR का पार्ट है, कुछ राजस्थान के भी पार्ट है, गाजियाबाद का, कुछ आपका UP का भी पार्ट है। तो ये पूरे NCR एरिया है। NCR एरिया का रीजनल प्लान बनता है वो एक ब्रॉडर रूप में होता है। सेकंड स्टेज आती है आपका मास्टर प्लान। अब आपका मास्टर प्लान बनने के बाद, मास्टर प्लान में जो आप कह रहे हैं ना कि पॉलिसीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कहाँ पे रेजिडेंशियल आएगा, कहाँ पे कॉमर्शियल आएगा, कैसा ट्रैफिक सिस्टम होगा, क्या ड्रेनेज सिस्टम होगा, आपके जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप कैसे कंजर्व करेंगे। आज आप देखो कि मैपिंग में मैं बताऊं कि आज भी किसी के पास ये मैपिंग नहीं कि एक नाले की मैपिंग, एक छोटा नाला, उसकी विड्थ, इसकी वेलोसिटी, उसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फिर छोटे नाले से बड़ा नाला, बड़े नाले से आपके देखोगे छोटी नदी बनती, छोटी से बड़ी नदी बनती, उसका अल्टीमेट डिस्पोजल या तो आपका होगा तालाब में या फिर होगा आपका नदी में, और बड़ी नदी आपकी यमुना है, यमुना से गंगा, गंगा से समुद्र में जाएगा। तो आप ये देखें कि तालाब जो किसी जमाने में पूरे NCR एरिया में हुआ करते थे, तालाबों पे एनक्रोचमेंट हो गया, कॉलोनियां बस गई, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियां बस गई। एक कॉलोनी का कनेक्टिविटी दूसरे कॉलोनी से नहीं है, एक कॉलोनी अपने आप में अलग हुई, दूसरी अपने आप में बनी हुई, इनका कोई एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है। और आपको देखें कि ड्रेनेज सिस्टम जब बनता है जब रोड नेटवर्क होता है, और रोड नेटवर्क अगर प्रॉपर होगा तो उसके सारे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा।
ड्रेनेज सिस्टम बनेगा तो उसका पूरा का पूरा ड्रेनेज का पानी किस तरह से जाएगा, कौन से वाटर लॉगिंग एरिया है। अब मैं बताऊं आपको, mapping की बेहतरीन जो सर, बात आपने करी है ना, बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि ड्रेनेज सिस्टम को हम अक्सर कोसते रहते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो तो है अतिक्रमण जो तालाबों पर हमने कर लिया है। माया जी मुस्कुरा रही हैं जैसे कोई एक ऐसा राज था जो हमने ये पोल जो है वो खोल दी है। माया जी, अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर ने जिस तरीके से बताया कि एक टाउन जब प्लान होता है वहां पर अलग अलग एरिया है, सर ने कहा नेचुरल रिसोर्सेज आपके हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को अधिकारियों पर कि वो कंजर्व करना है। अगर वो कंजर्व नहीं होंगे, अगर उस तालाब पर अतिक्रमण हो जाएगा तो तालाब तो अब गया, और नेचर को तो नहीं पता है कि जब बारिश होगी तो भैया ये तालाब है या कुछ है, वो तो जाएगा वहां पर, पानी तो वहां पर रुकेगा। देखिए पलक जी, मैं संचिति साहब को सुन रही थी, हंस रही थी इस बात पर कि उन्होंने बोला था कि आजकल हम एग्रीकल्चर लैंड पे सबसे बड़ा जो जीडीए के पास, किसी भी अथॉरिटी के पास अब जमीनें नहीं बची हैं, आज के समय की स्थिति है, तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनी बनाते हैं, जैसे संचिति साहब ने कहा। और वो चूंकि प्लान नहीं होते, उनके सीवेज प्लान नहीं होते, और ये समस्या उनको नगर निगम से पास कराने के लिए सालों सालों कॉलोनी बड़ी पड़ी है, नगर निगम पास नहीं करता, सीवेज उसमें सीवर लाइन नहीं डालता या पानी की सुविधा मिल गई है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारी कॉलोनी, अगर संचित साहब जेडीए से हैं तो इनको अभी याद होगा कि 1.25 महीने पहले, हम कॉलोनी की बात नहीं कर रहे, 1.25 महीना पहले जो मेरठ का नेशनल हाईवे है, कायवड़ शुरू होने से पहले वहां तकरीबन 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था रोड पे। मैं गलत तो नहीं हूँ संचित साहब? पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तकरीबन 3 से 4 फीट नेशनल हाईवे पे। अब नेशनल हाईवे की स्थिति ये है कि चारों तरफ लोग नहीं चढ़ रहे थे, खड़े नहीं हो रहे थे। अब 3 से 4 फीट मेरठ रोड, दिल्ली देहरादून रोड की बात कर रही हूँ, गाजियाबाद के अंदर एक मेरठ रोड बड़ा पॉश एरिया, बड़ा क्राउडेड और सब है, उसके बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुए। तो सबसे बड़ी बात है, शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कॉलोनियों का ड्रेनेज सीवर सिस्टम देखने की, और बड़े हाईवेज जो बने हैं वो पब्लिक के सुविधाजनक चलने से बने। अगर वहां नाले बंद है, वहां सीवर बंद है, तो ये इसके लिए कॉलोनी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अगर आप हाईवे पे देखिए, आप अपने गुड़गांव के देखिए, नहीं, लेकिन गाजियाबाद का माया देखिए, सिंह जी, दिल्ली का अगर मैं देखिए, आपको बोलूं कि अभी तो थैंकफुली जो सरकार है दिल्ली में, ठीक है, आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर, तालाब पर जो आपने अतिक्रमण किया है वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बड़े सारे बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। अरे भाई, बाढ़ का कारण ही यही है ना, आपने नदी किनारे घर बसा लिया है, कॉलोनी जो आपने बना ली है, ठीक है, जब बनी थी वो अलग बहस है, तब क्यों नहीं रोका? अब उसमें हम उस मैथ्स में नहीं जाएंगे मैम, लेकिन कारण तो यही है ना। नहीं देखिए, कॉलोनी में आपने बोला आज के टाइम में कितने तालाब हैं, आप ये सोचिए। मैं गाजियाबाद शहर में पली हूँ और बहुत जीडीए से, अब जब जीडीए में बैठे हैं संचिति साहब को पता होगा गाजियाबाद में कितने तालाब हैं। अब मैं सवाल करती हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी, मैंने देखिए आप पूरी अपना अर्धशतक पार कर लिया, सिर्फ एक तालाब था और उसकी स्थिति बड़ी, पुराना तालाब बोलते हैं, बड़ी बुरी स्थिति है उसकी। उसी की वजह से पूरे शहर के अंदर आज के टाइम में गाजियाबाद में 2-2, 3-3 फीट पानी है। जो आज, जो आपने बहुत सारी गाजियाबाद की वीडियो चलाई ना, उन गाजियाबाद वासियों से पूछिएगा कि तालाब सिर्फ एक है, उस पानी के ड्रेनेज सिस्टम तालाब में तो भर जाएगा, लेकिन जो ड्रेनेज बाहर जाएगा वो उसका वो प्रिवेंशन कहाँ है, वो सुविधा कहाँ है लोगों के पास? आप समझिए, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, अभी मेरे यहाँ कॉलोनी में बड़े बड़े नाले बने, तो खड़ के आधे बना के, नहीं, लेकिन सर जो टाउन प्लानिंग की एक जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सेवेज जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, उसकी जब आप प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग में आपको ये भी देखना होगा कि ये किस नदी और किस नाले में जाएंगे, और जब वो नदी और नाला होगा ही नहीं तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो वाटर लॉगिंग होगी। मैम, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ विपुल मिश्रा जी भी हैं और इन केसेस पर उन्होंने बहुत बार लड़ा है। सर, जब आप इन केसेस पर लड़ते हैं तो सबसे बड़ा ओनस आप पर ही होता होगा कि आपको प्रूफ देना पड़ता होगा, प्रशासन की कहां पर कमी रही इसका प्रूफ देना पड़ता होगा, क्योंकि कमी तो किसी और की होती है लेकिन एडवोकेट को प्रूफ देना पड़ता है। सर, ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है दिल्ली एनसीआर में और भी शहरी इलाकों की, अगर हम मुंबई और बेंगलुरु की बात करें तो? करेक्ट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह सुबह मैं बड़ा परेशान हुआ जलभराव से। सुबह 8:30 बजे मैं गाजियाबाद से निकला हूँ और 10:30 बजे मैं ITO पहुंचा हूँ, राव एवेन्यू कोर्ट। तो ये मन ही मन में सोच रहा था मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ इसका। अच्छा है मुझे आज ये बोलने का मौका मिला है। देखिए, हमारे दिल्ली में ना 3-4 एक्ट्स हैं और 3-4 सिविक सोसाइटी हैं। एक एक्ट है MCD का एक्ट जो 1957 में बना था, एक एक्ट है DDA का एक्ट, और एक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1988। 3 सिविक बॉडी हमारे यहाँ है और तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं।
अच्छा। नालियां, छोटी नालियां बनाने का काम है एमसीडी का, सीवर बनाने का काम है डीडीए का। लेकिन ये नालियां कब बनी, कैसे बनी, और इनका कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक डिपार्टमेंट भी अगर हो तो शायद दिल्ली की यह दुर्दशा ना हो। जहां तक एनसीआर की बात करूं, एनसीआर के अंदर तो समस्याओं का बाढ़ है, क्योंकि यहाँ पर सारे बिल्डर्स बने हैं और उन्होंने जो मर्जी बना के रखा हुआ है। रेरा एक्ट हमारे पास है, रेरा की कोर्ट्स हमारे पास है, वहां से उन लोगों पे फाइन हो जाता है। फाइन कैसे होता है और उसका भुगतान कर दिया जाता है, काम खत्म। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम पेनल्टी दे के खुश रहना चाहते हैं पर काम नहीं करना चाहते। समस्या हमारी ये बिल्कुल है जी, आपसे एक कि सवाल दिल्ली पूछना चाहूंगी सर। आपने बिल्डर्स का जिक्र किया, मैंने हाल ही में, अब मैं नाम नहीं लूंगी कौन सी जगह है, दिल्ली में मैंने एक जगह देखी कि वहाँ पर थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड था वो, और एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ हम कह सकते थोड़ी ग्रीनरी भी थी, पेड़ वेड़ भी वहाँ पर अच्छे खासे थे। आज वहाँ पर सर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, अभी बन रही हैं। तो सर ये देखा कैसे जाता है कि मतलब, क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं सॉइल इरोजन, जो हम बचपन में पढ़ते थे, हमें बड़े बड़े चैप्टर पढ़ाए थे कि अगर आप ग्रीनरी हटाएंगे तो फिर बाढ़ जो है वो बढ़ेगी। तो ये पास कैसे होता है सर, ये मतलब परमिशन कौन दे देता है? देखिए, मैंने बताया सिविक बॉडीज हमारी दिल्ली में एमसीडी और डीडीए, कुछ कुछ जगह डीडीए के पास है, कुछ जगह एमसीडी के पास है, और एक पुरानी और डिपार्टमेंट है लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलएनडीओ जिसको कहते हैं। इन तीनों का मिला जुला असर है ये। और लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि कहीं से भी कोई कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आता कि किसका क्या कोऑर्डिनेशन। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ईस्टर्न दिल्ली में धोबी घाट है, जहाँ की धोबी कपड़े धोते हैं। ये केस मैंने किया है, पीआईएल किया है, मेरे पास हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बट आज तक उन लोगों की दुर्दशा नहीं ठीक हुई है। मुझे दोबारा से एक मैंने नया रेट अभी फाइल किया है और उसके अंदर भी नोटिस हो गया है। सारे सिविक बॉडी को हाईकोर्ट से डायरेक्शन मिलने के बावजूद ये कोई काम नहीं करना चाहते। पता नहीं किस सिस्टम में जी रहे हैं। और जो इससे भी ज्यादा बड़ी चीज एक जो मुझे समझ में आती है, हम दिल्ली वासी हैं लेकिन हम अपने आप को दिल्ली वासी समझते ही नहीं। मैं समझता हूँ मैं बिहार का हूँ, ये समझता है ये यूपी का है, वो समझता है वो हरियाणा का है। दिल्ली के साथ अपनापन और जुड़ाव किसी नागरिक का नहीं है। मतलब अलग अलग राज्यों से आए लोगों को लगता है कि दिल्ली में आए, किराए पर रह रहे हैं, तो चलिए भैया बिगाड़िए हालात। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ विष्णु प्रिया भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, एक डेटा है हमारे पास, दिल्ली का तो खैर ये नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अलग अलग शहरी इलाकों में वहां पर भी बाढ़, बारिश, वाटर लॉगिंग की समस्या। बेंगलुरु का मैम ये डाटा है, इसमें बताया जा रहा है कि एक समय में बेंगलुरु में 1000 तालाब होते थे। आज 85% वो तालाब कहाँ है? आई रिपीट, 85% तालाब कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। अब वो चूहा ले गया, बचपन में जो मम्मी कहती थी दांत, वैसे ही तालाब चूहा ले गया या क्या हुआ? ये मुझे लगता है कि राक्षस आके ले गए हैं, क्योंकि चूहा और परी तो इस कहानी में पक्का आएंगे नहीं, बट हाँ, आज के जो राक्षस हैं वो जरूर आएंगे। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं इसे हादसे भी नहीं कहूंगी, इसे प्रॉपर मर्डर कहूंगी। जो लोगों के हो रहे हैं वो भी सिर्फ एक वजह से, जो है लालच। अभी सब लोग बता रहे थे, जो भी प्रॉपर प्लानिंग की दिक्कत, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत, और जब जहाँ पे आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि आपने दिल्ली में देखी थी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हुआ करती थी और वहां पे इमारतें बनती जा रही हैं। तो ये जो प्रॉफिट का जो लालच होता है ना मैम, ये इंसान से ऐसे ही काम करवाता है। कहते हैं ना, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, ये वही है। सिर्फ उन पैसों के, कुछ पैसों के चक्कर में आने वाले फ्यूचर को बर्बाद करना, इसे ही कहते हैं। लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन चीजों पे ध्यान देना और ज्यादा जरूरी हो रहा है। मॉल्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, ड्रेनेज सिस्टम, जो स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारी होती है, उन सब पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए जब भी बारिश आती है, इनफैक्ट अब तो जब मैं
गुड़गांव में थी, एक बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, तब तो हमें घर से कॉल आ जाते कि ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं कि रास्ते में क्या हो जाए। तो ये खतरा, अब देखिए इतनी हालात बिगड़ गए हैं, तो हम सब लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ऑन डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप देखेंगे कि काम वैसे नहीं होगा, प्रेस में आ जाएगा कि ये काम हो रहे हैं, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत ज्यादा कमी है। और मुझे लगता है कि हम सब इक्वली जिम्मेदार हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ब्लेम कर दें, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यहाँ पे सरकार, बिल्डर्स, जो लोग परमिशन देते हैं, वो हम जैसे लोग, इनफैक्ट हम लोग जब घर खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, वहां पे हम प्रॉपर देखते भी नहीं है कि क्या इसमें चीजें, हम तो हम रेट अभी देख के मैम, आप लालच कह में रही आ है अपने जाते हैं। व्यूअर्स को बोले जब भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोचे तो थोड़ा मॉनसून में वहां पर चले जाएं। एचएस संचेती जी, मैम ने बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दिया है कि कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो सबसे पहले मॉनसून में वहां पर जरूर देख ले कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसे है। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम टाउन की प्लानिंग करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट जो एक बड़ा हाई हमने नाम दे दिया एकदम शू शाह वाला, सर मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी, ये बेंगलुरु का अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे, तो बेंगलुरु में सर हम तो देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही हैं, और ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर थी, एकदम से हमने देखा कि यहाँ पर शिफ्ट जो है वो आबादी का होने लगा। तो वहाँ पर सर टाउन प्लान जो है वो किस तरीके से हुआ? क्योंकि अभी जिस तरीके से पानी सर वहाँ पर भरा हुआ है, ऑफिस नहीं जा सकता कोई, रास्ते में ही जो है वो फंस जाता है। सही कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन का इतना इफेक्ट आया है कि जो है मिलियन सिटीज मिलियन से मिलियन होती गई। बेंगलोर का हाल, दिल्ली का हाल, बॉम्बे का आप हाल देखें कि इन सब एरियाज में जो है फ्लडिंग की आए हर साल ये प्रॉब्लम आती है। बेंगलोर का मास्टर प्लान बना, बेंगलोर में आप देखें कि इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटी इतनी आ गई कि जो है माइग्रेशन आप देखो इस सिटी में जो है वो भयंकर हुआ। आईटी कंपनियां आई, उनकी वजह से इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब बाकी जो भी आपके इससे रिलेटेड व्यवसाय है वो आपके हुए हैं, परंतु प्लानिंग करना और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना दैट इज डिफरेंट। आप देखें कि इतना थ्रस्ट पॉपुलेशन का अगर बेंगलोर में आया है तो उसके लिए सर एक ऐसी सवाल प्लानिंग मैं होनी आपसे चाहिए पूछना चाहूंगी सर, मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही ऑब्जर्व करा, क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो आप थोड़ा जब परेशान होते हैं तो ज़्यादा गुस्से में चीज़ों को देखते हैं कैसे हो रहा है। सर आज से 2-3 साल पहले कहूँगी मैं, 5 साल पहले कहूँगी, तो जितने भी घर थे उसके आगे क्या किया, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाने की कोशिश की, मतलब वहाँ पर खुदाई वगैरह हुई और फिर उसके बाद वहाँ पर ऐसे नाले बना दिए गए कि अब ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाया गया। अब सर आज कल में मैं जब ऑब्जर्व कर रही थी, जितनी भी दुकानें थी, जितने भी घर थे, उन्होंने उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया, बाकायदा टाइल्स के साथ उसको ऊपर कवर कर लिया। तो क्या सर ये भी पॉसिबल रीजन है कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम सरकार ने या एमसीडी ने बनाया था, नगर पालिका ने बनाया था, आपने तो उसको अतिक्रमण कर लिया? अब आपने कहा कि सबसे बड़ी समस्या अगर अर्बनाइजेशन की है तो वो अर्बन थ्रस्ट है और एनक्रोचमेंट की प्रवृत्ति। जैसे जैसे लैंड की कमी आती है, आप ये देखें कि सेटबैक्स रखे जाते हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग बाइलॉज बनाए जाते हैं, उसमें हाइट का रेस्ट्रिक्शंस होता है, ग्राउंड कवरेज का रेस्ट्रिक्शन होता है, उसमें पार्किंग के प्रोविजंस होते हैं, उसका ड्रेनेज का सारा सिस्टम होता है। ये सारे प्लान करने के लिए बाइलॉज बनता है। कोई भी अथॉरिटी, चाहे जेडी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको एक बाइलॉज बनाए जाते हैं, बाइलॉज अप्रूव किए जाते हैं, बाइलॉज नोटिफाई किए जाते हैं, बाइलॉज को लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बिल्डर हो, चाहे कोई आपका छोटा मकान बनाता हो, बड़ा मकान बनाता हो, कॉमर्शियल बनाता हो, उनको जब आपने सेटबैक्स दे रखे हैं बिल्डिंग में और आपने अतिक्रमण करके आपके सेटबैक्स में बना लिया, फिर आपको ड्रेनेज को कवर कर लिया, फिर फुटपाथ पे आपने कवर कर लिया, फिर फुटपाथ पे आपके जो है ये फुटपाथ के ऑक्यूपेंसी वाले वो बैठ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है ये इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है। मैं बताऊं आपको कि बिल्डिंग बाइलॉज इसलिए बनाए जाते हैं कि डेंसिटी कंट्रोल हो। किसी भी एरिया की अगर डेंसिटी के इतने लोग इसमें कैपेसिटी होती है, इस एरिया की ये कैपेसिटी है, इतना इसका सिस्टम होगा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि जो ये बिल्डिंग्स आजकल बनाई जा रही है इसकी बेसिक कारण जो है वो बेसिकली ये है कि आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अगर ग्रो करना है तो ये डिसीजन जो है उस शहर को लेना पड़ेगा। सर ओवर टू यू। ये मैं बताऊं आपको कि
जब डेंसिटी बढ़ती है या पॉपुलेशन बढ़ती है तो जनरली क्या है, वर्टिकल जाते हैं, क्योंकि लैंड तो ऐसे इतनी ऐसे मिलती बढ़ते नहीं हैं। है। और मास्टर प्लान का जो है वो आपका, तो वर्टिकल जाने में मैं बताऊं आपको कि वर्टिकल ऐसे नहीं चले जाते हैं कि ग्राउंड कवरेज आपने 100% कर लिया। आपको जितना आप वर्टिकल जाएंगे, 10 मंजिल 20 मंजिल, आपको ग्राउंड पे सिकुड़ना पड़ेगा। वो कहलाते हैं सेटबैक्स। उन सेटबैक्स को छोड़ने के लिए वो सर्विसेज के लिए काम आते हैं, ट्रैफिक के घूमने के लिए काम आते हैं, आपके पार्किंग के लिए काम आते हैं, और भी कोई भी सर्विसेज है वो उसके लिए आते हैं। तो आपको वर्टिकल जाने की, आपको अगर वर्टिकल जाना है तो ग्राउंड कवरेज आपको कम रखना पड़ेगा। खाली मकान बनाना G+2 का, तो आपको ग्राउंड कवरेज ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने कैसे भी करके डेवलपमेंट कंट्रोल ये किया कि डेंसिटी से उसको कंट्रोल कर लिया। अब रही बात है कि आपके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, जैसे 1 मंजिल की परमिशन दी या 10 मंजिल की परमिशन दी, अगर उस एरिया में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आके और उस एरिया की अगर डेंसिटी बढ़ जाती है, तो आप देखिए जो वो ड्रेनेज सिस्टम जिसमें से होके सीवरेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम निकलता था, उसकी कैपेसिटी आपकी डबल ट्रिपल, तो ठीक है। आपने ये तो इंक्रीज कर दिया, पर उसकी ड्रेनेज सिस्टम को छोड़ा नहीं किया, उसको वाइड नहीं किया, उस कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया। वो सारा लोड आके वहां चौक हो जाता है। तीसरे जो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सॉलिड वेस्ट, आपको प्लास्टिक की थैलियां, सॉलिड वेस्ट, आदमी क्या मानता है कि ड्रेनेज को नो मैंस लैंड मानता है कि ये तो सरकारी है, सरकारी में अपन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं। तो सारा सॉलिड जितना अपने हाथ में आ सकता है वो आपको, तो उसकी वजह से भी आपकी ये सारी की सारी नालियां जो है वो चौक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। इस पे कंट्रोल चाहिए लोकल बॉडी का, जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी जो भी परमिशंस देती हैं, परमिशंस की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वकील साहब ने बताया था कि रेरा कानून बना हुआ, रेरा कानून से सब चीजें कंट्रोल कर दी कि आपके क्या स्पेसिफिकेशंस थे, क्या आपने दिया, क्या कंज्यूमर को आप दे रहे हो, क्या इम्प्लीमेंटेशन मौके पर हुआ। ये सारी चीजें अगर आप ये देखेंगे तो ये सरकार ने बायलॉज के थ्रू, रेरा कानून के थ्रू, आपके मास्टर प्लान के थ्रू ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रखा है। परंतु अगर इसको आप अगर मौके पे फील्ड पे देखेंगे तो आपको जो है बहुत, मेरे ख्याल से 10-20% आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन लेकिन मिलेगा। अब विपुल तो ये मिश्रा जी कारण सर, है। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अभी तो हम तालाब का जिक्र कर रहे थे, और अभी अगर हम दिल्ली की सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली में पहले तो ये बोल दिया जाता था कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, पड़ोसी राज्य ने पानी छोड़ दिया जब भी बारिश होती थी। लेकिन सर अहमदाबाद एक एग्जाम्पल है। एक, मैं ये नहीं कहूँगी अहमदाबाद में वाटर लॉगिंग ख़त्म ही हो गई है, मतलब बिल्कुल ही वाटर लॉगिंग नहीं होती, बट हम कह सकते हैं कि थोड़ा वहाँ पर, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कम हुआ है। अगर हमारी सर रिवर्स जो हैं वो अगर रिट्राइव हो जाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा एटलीस्ट 50-60% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? विपुल जी। बिल्कुल मैम, इस पर मैं आपको हमारे एलजी साहब विनय सक्सेना जी का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दिल्ली के आसपास एक नदी बहती है, साहिबी नदी। जी जी जी। शायद ही लोगों ने इसका नाम सुना होगा, साहिबी नदी। वो नदी बिल्कुल मृतप्राय हो चुकी थी और मुझे वहां पे जाने का मौका मिला है। पिछले मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मोर देन 60% वो गुरुग्राम से होती हुई अब दिल्ली की तरफ वो नदी आ रही है और उस पर एक्सटेंसिव वर्क हो रहा है। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। अगर हमने नदी को बचा लिया, हमने तालाबों को बचा लिया, तो हमारा डबल फायदा है। पहला तो ये कि ये जो अभी वाटर लॉगिंग और ये समस्याएं चल रही हैं ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। दूसरे, दिल्ली का ग्राउंड वाटर लेवल वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी हमने सुना था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाया जाने वाला, वो शहर बना नहीं, अब तो दिल्ली खुद ही पूरी की पूरी झील में तब्दील हो चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाहजहां के टाइम पे चांदनी चौक पे नहर होती थी। आई एग्री सर। वो नहर अगर होती तो आज उसकी खूबसूरती क्या होती, और वहां पे एक तालाब भी हुआ करता था। ये शाहजहां की बात है, तब के लोग इस तरह से विजनरी होते सर थे। अभी भी अगर आई डोंट नो जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे पैनलिस्ट हैं वो कभी लाल किले में गए हों कि नहीं गए हों, वहाँ पर हमारे जो पेरेंट्स हैं या दादा दादी जो हमारे साथ जाते थे तो वो बताते थे कि ये पूरा यमुना का वे बना हुआ है, कि यहाँ पर यमुना जो है वो एक समय में बहती थी। सर जो आज रिंग रोड है उस जगह पे यमुना जी आया करती थी और लाल किले के अंदर फवारे चलते थे। वो आज भी फवारे बने हुए वहां पर, वो फवारे यमुना के पानी से चलते थे।
वहां पे कोई, क्योंकि आप लाल किले में जब आप एंटर करते हैं, तो जब आप एंटर करते हैं तो आपको हार्डली 2-3 स्टेप्स चलना पड़ता है। मैक्सिमम मोती मस्जिद के पास से जाकर आपको 20 या 22 स्टेप्स चलना पड़ता है, और जब आप बाउंड्री के बाहर झांकते हैं तो आप नॉट लेस देन 80 फीट ऊपर होते हैं। ये आर्किटेक्चर है लाल किले का। उस लाल किले के अंदर यमुना जी से पानी आता था, और यमुना का बेड अब थोड़ा दूर हो गया है, बट अब बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि हनुमान जी का जो वहां पर मंदिर है, मरघट वाला, मरघट वाले बाबा जी के पास ये कहा जाता है कि यमुना जी उनके चरण छूने हर साल आती थी। उसकी मान्यता ही यही है। जी जी जी। अगर आप उसको हम ये इस तरीके से, यह तो हमारा धार्मिक बातें हैं, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो मरघट वाले बाबा की पोजीशन जो आज है, वो पोजीशन बिल्कुल वही है जो यमुना जी का ओरिजिनल ट्रैक होता था बहने का, जो कि आज वहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जा चुका है। तो ये चीजें हैं। मैंने अपनी बात छोड़ी थी पिछली बार बोलते हुए ये कि दिल्ली को कोई अपना नहीं समझता। जो आपने उसमें एड ऑन किया, अभी मैंने सुना कि हमारे घर के बाहर जो छोटी छोटी ड्रेनेज होती हैं, नालियां होती हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द थिंग कि हमारे अंदर ये पॉजिटिवनेस नहीं है कि दिल्ली मेरी है। आमची मुंबई हो सकता है, महाराष्ट्र अपना हो सकता है, दिल्ली अपनी नहीं हो सकती क्या? अगर हमारे घर में कोई समस्या होती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड हम ढूंढते हैं अपने आप। सर हम डॉक्टर के पास अब बाद वो में कहते जाते हैं ना सर, पता नहीं अब बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं भी दिल्ली वाली हूँ सर, जन्म भी दिल्ली में हुआ है और पली बड़ी भी दिल्ली में, तो मुझे तो दिल्ली मेरी ही लगती है सर। लेकिन ये जो अतिक्रमण कर लेते हैं, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं जानते, तो जब मान नहीं रहे हैं, अगर एक बार ही अतिक्रमण वहां से करा इन्होंने, हटाया उसे, फिर दोबारा टाइल से उसको बना रहे, फिर तोड़ दो ना, तीसरी बार भी तोड़ दो, चौथी बार भी तोड़ दो, 5वीं बार बनाएंगे ही नहीं, और जुर्माना अलग लगाओ, जेल अलग भेजो इन्हें। मैम ऐसा होता है, जुर्माना भी होता है, तोड़ा भी जाता है, लेकिन देयर इज ए लिमिटेशन। अब आप अभी जैसे संचेती सर ने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिल्कुल है इम्प्लीमेंटेशन की। हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, कौन जाएगा उसको तोड़ने, उस एक जगह को तोड़ने के लिए। अरे सर क्या बातें कर रहे हैं सर आप, मैन पावर नहीं है, आप हंसेंगे सर, ये बात आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगी। एक ईंट भी रखते हैं ना सर, तो बहुत अच्छे अच्छे एमसीडी वाले भी आ जाते हैं और दिल्ली पुलिस वाले भी आ जाते हैं, ये सबको पता है, कोई राज की बात नहीं है ये पता है। तो ये इसलिए पता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे नहीं होता। और जब ड्राइव चलती है तो पूरी की पूरी सड़क साफ हो जाती है, कहीं कुछ भी नहीं दिखता। एक कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाए एक गली से या इस गली, वहां पे सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है। माया जी, सिंस हम बार बार जो डिस्कशन कर रहे हैं, घूम फिरा के बात जो है वो इंक्रोचमेंट पर ही आ रही है। यूपी हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, टाउन प्लानिंग ठीक से नहीं हुई, बिल्डर ने जी बोल दिया इतना, करप्शन तो अलग ही लेवल पर है, अब उस पर हम जाएंगे डीप तो और भी क्राइसिस हो जाएगी डिबेट में। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो एक नक्शा ठीक से पास नहीं हो रहा, बिल्डर जो है वो ब्यूरोक्रेट के साथ कुछ और लगा है, और इसलिए वो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नक्शा जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरा ये इंक्रोचमेंट हो रही है, वो इंक्रोचमेंट जो है वो स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। यूपी में भी यही प्रॉब्लम है, दिल्ली में यही प्रॉब्लम है, बेंगलुरु में भी यही प्रॉब्लम है। देखिए बात, ये सबसे बड़ी बहस का मुद्दा यही है, हमारा जो एनक्रोचमेंट है वो ही वाटर लॉगिंग का सबसे मेन रीजन है। देखिए इसको समझिए, जो आपने अभी एक कहा, घर के बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, नालियां होती हैं, लोग उस पर पटरियां बना के अपने चबूतरे बना लेते हैं, और जब एमसीडी नाली सफाई, जब वो नाली सफाई करने के लिए आता है, सफाई कर्मचारी को इतनी प्रॉब्लम होती है तो वो छोड़ देते हैं, वो उसकी वजह से वहाँ कूड़ा कचरा होता है, फिर वही पानी भरता है। ये दिल्ली के अंदर ये कॉमन है, क्योंकि दिल्ली में उभरी नालियां हैं, खुली नालियां हैं, और उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा गंदा सिस्टम वहां लगता है कि अगर यमुना पार की तरफ आप जाइएगा तो सबने नालियों के ऊपर चबूतरे बना रखे हैं, चबूतरे लगा के उस पर बैठने का सिस्टम रखा है। तो अब देखिए, जब उन नालियों को, जब आपने बोला जब इस तरह से एक मुहिम चलती है कि उन्होंने किसने भी एंक्रोचमेंट करा, तो उस टाइम सब लोग हटा लेते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही हटा उसके बाद वो सब रख लेते हैं, ये मैंने भी देखा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने बोला कि मैन पावर का जो जिक्र हो रहा था कि सबके आंखों के नीचे होता है, लेकिन सबको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। पार्षद नहीं बोलेगा आके बिकॉज उसको अगली बार अपना वोट चाहिए, ये काम पार्षद के अंडर में आता है, गली मोहल्लों का जिस तरह का काम आता है, मेन सबसे होता है। दूसरे हम जाते हैं बड़ी उसका, तो उसका बड़े काम की भी एमएलए दिखाने की भी थोड़ा सा कर देंगे, एमपी कर देंगे, लेकिन सारी चीजों का अगर हम काम देखें तो सब जगह देखिए राजनीतिकरण हर चीज का है। पॉल्यूशन और ये वाटर लॉगिंग जितना है, ये सब राजनीतिकरण की वजह से संरक्षित है, वरना देखिए आप तो फिर माया जी, अगर आप ये बात कह रही हैं कि एमसीडी ने, तो मैं तो अपने क्षेत्र का एग्जांपल दे सकती हूँ मैम, क्योंकि हर जगह तो बहुत मुश्किल है, इतनी गलियां हैं दिल्ली में,
तो अगर एमसीडी ने वहां पर मैम गली बना दी, गली में अगर आपने वहां पर एक छोटी छोटी नालियां बना दी, अब वहां पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, अब आपने अतिक्रमण किया, आपके अतिक्रमण की वजह से वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, तो री किस बात की है? भुगतो। भुगता, वो भी भुगते हैं, प्लस वो राजनीति की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं हटता। देखिए पलक, मैं आपको बताऊं, पहले अभी तक दिल्ली में ये कह के ठीकरा फोड़ दिया जाता था कि भाई आपकी सरकार और दोनों में बटा हुआ था। आजकल तो सब चीज एक की हो गई है, तो इनको सुधर जाना चाहिए था। आपको याद होगा, मैं अभी कहीं पढ़ रही थी हफ्ता पहले कि पहली बार इतने सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं जमा हुआ। इट मीन्स आप काम कर सकते हैं। अरे मैम, और पूरी पानी दिल्ली में इसलिए पानी जमा नहीं तो हुआ, वहां पर मैम स्थायी सोल्यूशन नहीं आया, ये भी दर्शकों को बता दें हम। कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला वहां पर। पंपर लगा देंगे, पंप आउट करके पानी वो निकालेगा, वो तो निकलेगा ही। तो आप सुनिए, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके दिखाया जा रहा है कि दिल्ली को हमने पानी पानी रहित कर दिया, लेकिन अब जाके दिल्ली की पोल खुली ना, पूरी दिल्ली तो डूबी पड़ी है अगर तो आपने मिंटो ब्रिज कर लिया। समस्या बात यही है कि एंक्रोचमेंट। देखिए, अब आपने एक शब्द यूज करा था, तालाब और नदियां। आज के टाइम में ज्यादातर नदियों का जो सरकारी जमीन होती है उस पर गैर कॉलोनी बने हैं। संचेती साहब को पता हुआ, आए दिन हमारे यहाँ बुलडोजर चलते रहते हैं, फिर वो थोड़े दिन में कॉलोनी बन जाती है, फिर जैसे ही वोट का राजनीति का समय आता है, चुनाव आते हैं, वो पास कर दी जाती है, सबके आधार कार्ड बन जाते हैं, बिजली के खंभे लग रहे हैं। फिर आप किससे बोलिएगा कि आपने अगर नदी का मुहाना छोटा कर दिया, नदी का ड्रेनेज सिस्टम कर दिया, सब कर दिया, तो फिर पानी तो रुक जाएगी, क्योंकि सरकारें पास कर देती हैं कॉलोनियों को। हाँ, वो सब वेट करती हैं, अरे अभी झुग्गी डाल दीजिए, जैसे इलेक्शन का टाइम होगा हम सब पास हो जाएंगे, सबके प्लॉट कंफर्म हो जाएंगे। ये एक माइंडसेट है लोगों का, जो सरकारी नदी की, तो ये है ना, अभी मौजूदा सरकार तो कह रही है प्लॉट ले लीजिए, आपके पास अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं है, दिल्ली की कुछ नहीं है, तो आप मुफ्त में थोड़ा नहीं मैम, हम ग्राउंड जीरो पर गए हैं, हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कराई है, और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो उन्हें घर दे रही है जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपके पास भाई ना नागरिकता का कोई प्रमाण है, ना आपके पास दिल्ली में नागरिकता का प्रमाण है, तो भाई अब फ्री तो नहीं बट रहा है ना सब कुछ यहाँ पर, कि जो भी आए दिल्ली में रहता ही जाए, अब कौन से देश से है, कौन से राज्य से है। विष्णुप्रिया जी, क्या सर मैं आपके पास भी आऊंगी संचेती जी, लेकिन इससे पहले विष्णुप्रिया जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या यहाँ पर दिल्ली की समस्या ये है कि आपको वर्टिकली ग्रो करना है, यानी कि आपको बड़ी बड़ी इमारतें बनानी है, लेकिन दिल्ली जो है वो सेस्मिक जोन की अगर हम बात करें वो भी डेंजरस है। अब क्या दिल्ली की जो अर्बन डेवलपमेंट है या प्लानिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए? क्योंकि सदर बाजार एक बार आप चले जाएंगे तो जब भी बारिश होती है ऐसा लगता है सदर बाजार मत ही जाइए, पता नहीं कौन सी इमारत कब आपके ऊपर गिर जाए। अभी हमने हाल ही में ही न्यूज देखी थी जो सदर बाजार की थी, तो वो तो सबने ही देखा था। इनफैक्ट दिल्ली में जो हमारे जो आईएएस वाली एकेडमी थी, आई थिंक दृष्टि आई नॉट श्योर जो उनका नाम था। अब वहां पे आप सोचिए, वो तो हमारे फ्यूचर सारे अधिकारी थे। मतलब उस वाली बिल्डिंग को तो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज बेसमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां से एग्जिट करने के लिए भी आपको बहुत टाइम लगता है, तो वहां पे तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशंस पे बात करें, इनफ ऑफ द डिबेट, हमें पता है कि क्यों क्या क्या हो रहा है, तो देखिए बहुत बेसिक सी जो कुछ चीजें हैं जो हम खुद से भी कर सकते हैं। ग्रीन जोन्स बन सकते हैं, हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं हम, क्योंकि देखिए एट द एंड वापस बात वही आ जाएगी कि जो पेड़ पौधे जो हम लोग हटाते जा रहे हैं और इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ ना सांस लेने को हवा बचेगी और ना रहने को जगह बचेगी, ऐसा हाल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर बीट अपार्टमेंट्स हो, चाहे सोसाइटीज हो, दिल्ली हो चाहे और कोई भी सिटी हो, हर जगह पे प्रॉपर एक विष्णुप्रिया जी, मैम मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती और मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि आप जो कह रही हैं मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलूं। तो मुझे एक बात याद आ गई, दिल्ली मेट्रो अगर आपने कभी ऑब्जर्व करी हो तो दिल्ली मेट्रो के जस्ट नीचे आपने देखा होगा कि जो पिलर होता है वहां पर बड़े सारे प्लांट्स लगे होते हैं, बहुत सारे पौधे लगे होते हैं वहां पर, और वही दिल्ली मेट्रो का ऊपर का जो पानी होता है वो नीचे आता है, गाड़ियों पर बकायदा गिर रहा होता है, और फिर वो नीचे हम देख रहे होते हैं कि जल भराव हो रहा होता है। आई नो मैम कि प्लांटेशन इज गुड, अच्छी बात है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है ये।
इट इज बट एक तरीके से जो योगदान हम दे सकते हैं, देखिए अभी मैं गवर्नमेंट और हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जो हमारे बिल्डर्स हो गए, इन पे तो आ ये ही नहीं योगदान रहे। दे तो ये रहे जो काम दिल्ली वाले हम अपनी तरफ अतिक्रमण से योगदान दे सकते करके, हैं, वो ये नाले देखो। बनाते हैं उसके ऊपर टाइलों से पूरा पक्का कर देते हैं, गलती से पानी नीचे चला ना जाए। एच.एस. संचेती जी, सर जो सवाल मैं मैम से पूछ रही थी वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर दिल्ली का अगर सोल्यूशन ये है कि इसे वर्टिकली इसकी अर्बन डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर लास्ट अगर हम डेटा देखें तो उसमें 2.5 करोड़ तक की आबादी है, और अब तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर पलायन कर रहे हैं। लेकिन सर गुड़गांव में तो हम देख रहे हैं वर्टिकली ग्रो हुआ है, वहां पर भी जल भराव की समस्या, बल्कि दिल्ली से ज्यादा जल भराव की समस्या है। नोएडा के मेरे दोस्त जो हैं वो तस्वीरें भेजते हैं, कहते हैं कि भाई ये खबर चलाओ भाई, हम तो परेशान हो गए, ऑफिस से बाहर, ऑफिस जाना तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर अंडे ब्रेड नहीं लेकर आ सकते हैं हम, इतना पानी भरा हुआ है बाहर। आपने सही कहा है कि शहर को किस तरह से ग्रो करना चाहिए, वर्टिकल या आपका कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट या हॉरिजेंटल डेवलपमेंट। अब रही बात आपकी कि इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है कि दिल्ली का 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई, और अगर हॉरिजेंटल डेवलपमेंट होता है तो आप ये देखें कि एग्रीकल्चर लैंड जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगी। हॉरिजेंटल आपका जो है एक्सपांशन में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसकी कॉस्ट बहुत आती है। उसमें आप देखो सड़कों की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, ड्रेनेज की कॉस्ट, सीवरेज की कॉस्ट, और फिर इतनी लेंथ हो जाती है कि भाई आपको ट्रैफिक जो है बसों से उससे चलाना पड़ता है, या आपको मेट्रो रेल्स वगैरह चलाना पड़ता है। तो दोनों ही सिस्टम्स के फायदे नुकसान है, परंतु ये है कि वर्टिकल जाने में ये होता है कि आपके नॉर्म्स बनने चाहिए, नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, बिल्डिंग बाइलॉज स्ट्रिक्टली आपका फॉलो होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर जोन्स, मतलब पूरे दिल्ली को अगर अपन जोन्स में बांटे तो आपको पुराना शहर है उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा कि वहाँ ग्राउंड पर 3, 4 जो भी आपका वहाँ मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या क्योंकि सर जो आप बात कह रहे हैं कि दिल्ली को वर्टिकली ग्रो करना चाहिए, दिल्ली की जो सर जमीन है, क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च करी है, आपका एक जब आपको एक इमारत खड़ी करनी होती है उससे पहले एक सॉइल टेस्ट होता है नींव को देखने के लिए कि वो नींव कितनी मजबूत है, इतना लोड ले सकती है कि नहीं। दिल्ली को सर अगर हम समझे, या एनसीआर को हम समझे, एनसीआर तो फिर भी हम देख रहे हैं वर्टिकली ग्रो कर रहा है, लेकिन दिल्ली नहीं हो रहा है ग्रो वर्टिकली, क्या इतना लोड दिल्ली ले सकता है? अगर मैं पुरानी दिल्ली की बात करूं, सदर बाजार की बात करूं, और पुरानी दिल्ली में तो बहुत ही पुराने हम देख रहे हैं 200 साल 250 साल पुराने घर हैं। मैं बताऊं आपको कि मैंने अभी बताया कि आपको जोन डिक्लेयर करने पड़ेंगे एक मास्टर प्लान में, और जरूर उन्होंने मास्टर प्लान बनाते हुए जोन डिक्लेयर करेंगे, किए होंगे कि जो पुराना शहर है उसकी कैरिंग कैपेसिटी, उसकी जो भी कैपेसिटी जो डिजाइन की गई थी, उसमें आप सड़क को लो, ड्रेनेज को लो, बिजली को लो, पानी को लो, सारी उस कैपेसिटी से उसको डिजाइन किया गया था। अब आपको अगर वर्टिकल जाएंगे तो सारा लोड उसी सिस्टम पे आएगा, आपका सारा सब, तो वो लोड आपका सहन नहीं कर पाएगा। तो आपको मास्टर प्लान में या सेक्टर प्लान में या जोनल प्लान में ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वर्ल्ड सिटी में हम ग्राउंड +2 या 3 से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन और का अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा ये कि ज्यादा कॉमर्शियल अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि टू एंड फ्रो मूवमेंट बहुत होता है ट्रैफिक का, ट्रैफिक का मूवमेंट होता है, ट्रैफिक की पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती, आने जाने वालों को प्रॉब्लम होती, पैदल चलने वालों की मुसीबत हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि वहां पे डेंसिटी जो वर्ल्ड सिटी है या पुराना शहर है उसकी डेंसिटी को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उसको रीडेंसिफाई करना चाहिए। उसका डेंसिफिकेशन करके आउटर में जाएं, लोग आउटर में रहें, आउटर में ही आप ये देखें कि बिजनेस भी बाहर ही लावे, ऑफिसेज जो भी अंदर है दिल्ली के अंदर, उन ऑफिसेज को भी होती कोशिश अपन बाहर ले जाए, तो दिल्ली की जो पुराना शहर है उसमें रहना जो है वो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर अभी मैं एक पीछे रिपोर्ट सुन रही थी, क्योंकि फिर वही ग्रीनरी, वही तालाब, सब कुछ वहीं आ जाता है, क्योंकि पर्यावरण को हमने ही तो दूषित किया है, अब उससे क्या माफी मांगे हम। अरावली को लेकर सर एक मैं रिपोर्ट सुन रही थी, अरावली पर भी, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव फॉरेस्ट एक्ट, हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्वेशन मतलब उसको कंजर्व करने के लिए एक एक्ट है, और उसको उसके एक पूरे रिजर्वेशन को भी लेकर कि कोई जो आदिवासी समाज है ये वो, खैर वो तो दिल्ली में नहीं है, बट अगर मैं अरावली हिल्स की बात करूँ वहां पर भी कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो पहले इतना था, मुझे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है सर, वो बहुत कम हो गया है।
तो आपको कि अगर आपको अरावली हिल्स का लेना था, इसका एक्सटेंशन क्या है, गुजरात से लेके 60% राजस्थान में आ जाता है, फिर आपका दिल्ली तक जाता है, हरियाणा। ये एक ऐसी बेल्ट है आपके हिल्स की कि यह एक पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। राजस्थान में अगर आप ये देखें कि अगर ये 60% आपके अरावली हिल्स नहीं होती तो आपका जो सारा डिजर्ट है, जो 60% एरिया आज हो सकता है 80% हो जाता। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो है इसको बचाने में, गुजरात को, राजस्थान को बचाने में अरावली हिल्स। अब रही बात है कि इस पे एनक्रोचमेंट में बताऊं आपको, 10 से 15 वर्षों में जो एनक्रोचमेंट हुआ, तो माइनिंग सबसे बड़ा इसका कारण है, माइनिंग। और माइनिंग में भी आप ये देखो कि अलाउड करते हैं प्रॉपरली, परंतु 70 से 80% माइनिंग अनऑथराइज होती है। अनऑथराइज माइनिंग की वजह से आप ये देखो सारा अरावली का प्लांटेशन, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ का सारी ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, सारा करीबन 10 से 15 वर्षों में का। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पे अभी एक कमेटी बनी हुई है हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, कहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ करना चाहिए। परंतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी एक लिमिटेशन है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस के। आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी है या जो भी आपका जो देख रहे हैं, उनको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि एक बहुत बड़ी आपकी लाइफलाइन है ये आपकी पूरी की पूरी अरावली हिल्स। और इतनी बढ़िया प्लांटेशन था इसका, अगर 5-50 सालों का देखें हैं तो राजस्थान के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत बड़ी लाइफलाइन है। तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल मस्ट है, और इसमें हाई कोर्ट का इंटरवेंशन या सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद में ये जो अनऑथराइज माइनिंग्स हो रही थी वो काफी हद तक मेरे ख्याल से बंद कर दी गई है। और आगे भी मैं दिल्ली एरिया में तो हम कितनी बार देखते हैं सर, बचाना आजकल चाहिए। तो बड़ी रील्स भी वायरल हो रही हैं। देखिए ये कैफे बन गया वहां पर, ये फार्म हाउस बन गया वहां पर। अभी पीछे मुझे याद है विपुल मिश्रा जी अभी कार्रवाई की जा रही थी, फार्म हाउस बना रखे थे बहुत सारे, और फार्म हाउस के ऊपर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो उस वक्त पेपर इसके साथ बेचा गया था ये वो, तो उन्होंने बोला दिस इज फॉरेस्ट लैंड, और इस फॉरेस्ट लैंड के ऊपर आप अतिक्रमण है, ये ऑन पेपर जो भी आपके पास है ये नहीं है, फॉरेस्ट लैंड पर आप जमीन ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। तो ये सर हो कैसे गया? मतलब इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतने इतने एक्ट, लंबे लंबे पर्चे हम जाते हैं गूगल पर हमें मिल जाते हैं, ये हो कैसे जाता है सर? अब ये कैसे हो जाता है, इस मैकेनिज्म को तो मैं नहीं बता सकता। ये चीजें आप समझ सकती हैं खुद ही कि कहाँ ब्यूरोक्रेट शामिल है, कहाँ हम लोग शामिल हैं, कहाँ लालच शामिल है और कहाँ बिल्डर शामिल है। एग्जाम्पल भले ही दिखा सकता हूँ आपको। छोटे छोटे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट होके जब आप फरीदाबाद की तरफ वाले रोड पे जाते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद, क्या आपने उस सड़क पे जो पहाड़ी एरिया आता है वो 5 साल पहले देखा था और अब देखा? बिल्कुल ही डेजर्ट सा होता गया है वो, बिल्कुल अलग हो गया है वो। तो ये चीजें कैसे होती है, इसके लिए कौन लोग हैं, वो ये लोग कहाँ से आते हैं? वो मीम चलता है ना, चाहे हमारे यहाँ इतने प्रतिभावान लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? तो वैसे ही प्रतिभावान लोग हैं जो इन चीजों में शामिल होते हैं। एक्चुअली इसके पीछे बिल्डर लॉबी होती है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, शामिल होते हैं इसके अंदर। पेपर्स बनाना, जाली पेपर्स तैयार करना, ये सब चीजें तो आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। जहां हमारे देश में तो नोट छपते हैं, करेंसी छपती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें तैयार करके। माया सिंह जी, मैम समय कम है, फाइनल कमेंट मैम आपसे लेंगे और फिर इसके बाद विष्णुप्रिया जी के पास। माया सिंह जी, ये है कि प्रशासन को ड्रेनेज को प्रॉपर खोले, उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जिन लोगों ने उसका एनक्रोचमेंट करा है, जब तक उसको पानी की निकासी प्रॉपर नहीं होगी तो सब जगह ड्रेनेज होगा, चाहे वो हाईवे हो, कॉलोनी हो, चाहे वो आपकी किसी भी सोसाइटी हो, बड़े अच्छे बिल्डर की सोसाइटी हो, चाहे लोअर हो, जो भी हो। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि शहर का, देखिए आपको याद है दुबई को हम सबसे बड़ा खूबसूरत शहर मानते थे। कल मैं देख रही दुबई में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और बारिश हो गया और पूरे शहर में बाढ़ आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णुप्रिया जी, मैम फाइनल कमेंट, समय हमारे पास बहुत कम है, मैम फाइनल कमेंट। देखिए मुझे लगता है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की थी, जो ये लालच है ये तब तक नहीं जाएगा जब तक हम सब चुप्पी साध के रहेंगे। तो उस सिस्टम को भी और हम सबको मिलके ही आवाज उठानी पड़ेगी और अपने अपने जो ड्यूटीज हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी लेकिन बदलाव आ मैम सकता है। मुझे आपकी वो सजेशन बहुत अच्छी लगी कि भाई मॉनसून के समय में आप जरूर अपनी वो प्रॉपर्टी देखने जाए। बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप चारों का।